हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल्केमिस्ट केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की लास्ट वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। उससे नेक्स्ट ही आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखिए, क्लास 10th में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में तो नहीं पढ़ा था, लेकिन लाइट के स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था, जो कि हमें कुछ इस तरह से बताता था कि जब भी हम किसी प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करते हैं तो वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हमने याद किया था विबग्योर से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरह से वो क्या हो जाता था, स्प्लिट हो जाता था। इसी तरह का एक स्पेक्ट्रम बनता है रेनबो में। जब बारिश होती है और धूप निकलती है तो रेनबो बनता है, वो भी कुछ इसी तरह का स्पेक्ट्रम होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि रेनबो कैसे बनता है। देखिए, सन जो है वो वाइट लाइट का काम करता है और बारिश की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। ठीक है, जैसे ही ये सन की लाइट, वाइट लाइट उन बूंदों से निकलती हैं, कुछ इस तरह की होती है हमारी बूंदें जो प्रिज्म का काम कर रही हैं। जैसे यहाँ पे वाइट लाइट आती है तो वो कैसे स्प्लिट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिज्म से स्प्लिट होती हैं 7 कलर्स में। ठीक है, इस तरह का स्प्लिशन होता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, कुछ ऐसा ही स्प्लिशन होता है। ठीक है, ऐसे स्प्लिट हो जाती हैं। तो जो रेड कलर है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा? रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे कम डेविएट होता है, लिस्ट डेविएट। इसके अपोजिट वॉयलेट कलर की अगर हम बात करें तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और जो डेविएशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट डेविएट। ठीक है, तो ये होता है स्पेक्ट्रा ऑफ कलर्स। कलर्स में इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। जो स्प्लिटिंग होती है लाइट की, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड्स इज नोन एज डिस्पर्सन। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड्स is known as dispersion। तो अब ये तो बात है कलर्स की, लेकिन अगर हम बात करें एटम्स की तो एटम्स में कैसा डिस्पर्सन होता है? सबसे पहले इसको ही हम डायग्राम से देखेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंटली कैसे देखते हैं हम इसको। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई भी सोर्स है वाइट लाइट का। जब इसको हम एक ऐसी स्लिट से पास करते हैं कि एक बिल्कुल नैरो स्लिट से पास करेंगे कि सिर्फ एक ही रे बाहर निकले, तो जब वो रे बाहर निकलती है और प्रिज्म पे पड़ती है तो जो फर्स्ट रे थी, जो वाइट रे थी, वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। देखिए इस तरह से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, इस तरह से स्प्लिशन होता है। और जो एक स्पेक्ट्रा बनता है इससे, जो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा बना है, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होता है। जो लाइट का स्पेक्ट्रा बनता है वाइट लाइट के स्प्लिट होने के बाद, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का मतलब है, जैसे यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों कलर कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, बिल्कुल मर्ज हो रहे हैं। कोई भी स्प्लिशन लाइट नहीं है कि कोई भी सेपरेट बाउंड्री बना रहा हो, कोई भी ऐसी लाइन नहीं दिख रही जो इनको अलग अलग से सेपरेट करे। सारे कलर्स मर्ज कर रहे हैं। ब्लू ग्रीन में मर्ज कर रहा है, ग्रीन येलो में, येलो ऑरेंज में, उसी तरह से ऑरेंज रेड में। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बनता है वाइट लाइट का। अब अगर हम बात करें एटम्स की स्पेक्ट्रा की, अब तक तो हमने की थी कलर स्पेक्ट्रा के बारे में बात, लेकिन जो एटम्स का स्पेक्ट्रा होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है कलर स्पेक्ट्रा से। क्योंकि कलर स्पेक्ट्रा क्या था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, लेकिन जो एटम स्पेक्ट्रा है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ शार्प लाइंस होती हैं जो उनको बाउंड्री देती हैं, अलग अलग से दिखाई देती हैं कलर्स। और जैसे 2 कलर्स दिखेंगे ना, उनके बीच में हमें एक डार्क लाइन दिखेगी जो उसको डिसकॉन्टिन्यूस बना देती है। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा विथ शार्प वेल डिफाइंड लाइंस, या फिर उनको हम बैंड्स भी बोल सकते हैं, लाइंस और बैंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज।
ठीक है, वो होता है हमारा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और जो एटम्स होते हैं उनके दो तरह के स्पेक्ट्रा बनते हैं। सबसे पहला एमिशन स्पेक्ट्रा, सेकंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अब इन दोनों को अलग अलग से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें हम, तो एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। एमिशन स्पेक्ट्रा जब भी हम किसी ऐसे सब्सटेंस को लें जो रेडिएटेड होता है या फिर एक्साइटेड होता है। एक ऐसा सब्सटेंस ले लिया हमने जो एक्साइटेड है। एक्साइटेड का मतलब क्या है कि उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर रखी है। ऐसा सब्सटेंस जिसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर रखी है उसको हम बोलते हैं, जैसे इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर रखी है, इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड एटम या फिर एक्साइटेड सब्सटेंस। जब इसकी जो रेडिएशंस निकलती हैं, इससे जो रेडिएशंस निकलेंगी उनको जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, तो उससे जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन बाय एमिशन स्पेक्ट्रा obtained when radiations emitted from substance that have absorbed some energy and analyzed by या फिर with the help of स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये जो वो मिलेगा हमें स्पेक्ट्रा, उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। और एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, वो एटम जिसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर रखी हो। एटम दैट एब्जॉर्व सम एनर्जी। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, एक्साइटेड। और जो इनसे जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो बिल्कुल शार्प लाइंस होती हैं, वेल डिफाइंड मिलती हैं, अलग अलग से हम उसको देख सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रा भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग से हमें क्या मिलती हैं, लाइंस या फिर बैंड्स मिलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम यही होता है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है। तो जो इसमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है अलग अलग एलिमेंट्स का बिल्कुल यूनिक स्पेक्ट्रा होता है। मान लीजिए एक बार हमने कोई अलग सब्सटेंस लिया है, एक बार हमने मान लीजिए नंबर 1 लिया है, एक बार नंबर 2, तो जब नंबर 1 का स्पेक्ट्रा होगा वो नंबर 2 से बिल्कुल ही अलग का होगा। उसमें कुछ जो ये बैंड बन रहे हैं इनका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, अलग अलग जगह पे बनेंगे। जैसे ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, हर एक एटम का अलग से एक स्पेक्ट्रा मिलेगा, यूनिक बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें डायग्राम की, देखिए डायग्राम की अगर हेल्प से हम देखें तो एक्साइटेड सैंपल, जैसे हमने कोई एक्साइटेड सैंपल का मतलब है या तो कोई एक्साइटेड एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, उससे जब जो रेडिएशंस निकलती हैं तो हम एक स्लिट से पास करवाते हैं ताकि सिंगल रे ही बाहर आए। तो वो जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जो रे आती है वो पड़ती है फिर प्रिज्म पे, उसके आगे प्रिज्म रखा जाता है, और जो प्रिज्म से जो स्प्लिट होता है, जो स्पेक्ट्रा बनता है, वो एक फिल्म पे या फिर एक सीट पे बनता है, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं कि वो कैसा है। तो कुछ इस तरह का हमें स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, जिसमें लाइंस होती हैं, बैंड्स होते हैं, जो अलग अलग कलर्स को सेपरेट करती हैं। इसी को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। और जो ये एमिशन स्पेक्ट्रा होता है इसमें बिल्कुल ही ब्राइट कलर्स होते हैं। ये यहाँ पे तो ब्लैक एंड वाइट में दिखा रखा है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे कलर्स होते हैं, बिल्कुल ब्राइट कलर्स होते हैं, और बीच में ब्लैक स्पेसेस होते हैं। जो ये लाइंस बन रही है ना, ये कलर्स की होती है और बीच में डार्क स्पेसेस होते हैं, ठीक है। ऐसा बनता है एमिशन स्पेक्ट्रा। और जो एमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वो उसमें थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस होता है कि जैसे इसमें ब्राइट कलर्स बन रहे हैं, उसमें इन्हीं जगह पे क्या बनेंगे, लाइन्स बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये लाइन्स बन रही है इन पे यहाँ पे कलर होंगे, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में यहाँ पे क्या होंगी, डार्क लाइन्स होंगी। क्लियर है। तो ये होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। अब देखिए अगर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की हम बात करें,
देखिए जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है एमिशन स्पेक्ट्रा से बिल्कुल ही अलग होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा में तो हम क्या कर रहे थे, एक सब्सटेंस ले रहे थे, एक्साइटेड सब्सटेंस, उससे रेडिएशंस निकलती थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम पहले लेते हैं सनलाइट, ठीक है, वाइट लाइट जिसको हम बोलते हैं। जैसे ये कोई सोर्स है जिससे वाइट लाइट निकल रही है, उसके बाद ये एक स्लिट से पास होगी, ठीक है, ये लाइट एक स्लिट से पास होगी। उसके बाद हम एक सॉल्यूशन लेते हैं या फिर कोई एक ऐसा सब्सटेंस लेते हैं, जैसे NaCl का हमने सॉल्यूशन ले लिया, तो ये जो है कुछ तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और जो इससे निकलता है उसके बाद हम एक प्रिज्म लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे एक प्रिज्म, और प्रिज्म से जो स्प्लिट होके जो भी बैंड बनेगा उसको हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट है, उसके ऊपर उसको एनालाइज किया जाएगा और जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसमें हमें एक सॉल्यूशन लेना होता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो हम कैसे बोलेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन ए कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू ए गैस, या यहाँ पे क्या हो सकती है, गैस भी हो सकती है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ सम साल्ट, एंड जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। वो जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो देखिए, व्हेन ए कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू ए गैस या फिर सॉल्यूशन ऑफ सम साल्ट, कोई भी साल्ट का हम सॉल्यूशन लेंगे और उससे जो ट्रांसमिट होगी, एंड द ट्रांसमिटेड लाइट, उस सॉल्यूशन से जो ट्रांसमिट हुई है लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड, उसको एनालाइज करेंगे और वो क्या करेगी, एंड मेक्स ए स्पेक्ट्रम, और जो वो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होगा, डार्क लाइंस दिखेंगी, इन विच डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड। जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम में कैसी लाइंस मिल रही थी हमें, ब्राइट, ठीक है, कैसी लाइन मिल रही थी, ब्राइट लाइट मिल रही थी एमिशन में, और इसमें कैसे मिलेंगी, डार्क लाइंस। ये इसमें क्या है, डिफरेंस होता है। तो देखिए जो डार्क लाइंस होती हैं वो सारी ही अलग अलग वेवलेंथ की होती है, सबकी अपनी एक वेवलेंथ फिक्स होती है, ठीक है। और जो जितनी भी डार्क लाइंस बनेंगी सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ बनेगी, और जैसे जैसे हम इस सैंपल को चेंज करते जाएंगे हमारा स्पेक्ट्रा भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जो एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी ग्रेजुएशन लेवल पे आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यूनिट रहती है। स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए डायग्राम की हेल्प से अगर इसको देखें हम, तो देखिए ये क्या ले लिया हमने, वाइट सोर्स ले लिया, वाइट लाइट का सोर्स ले लिया। जब उससे लाइट निकलती है तो ये लिया हमने अब्जॉर्बिंग सैंपल। अब्जॉर्बिंग सैंपल का मतलब हमने कोई सॉल्यूशन या फिर गैस लिया है, किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन, उससे जब ये ट्रांसमिट होगी लाइट तो एक सिंगल स्लिट से पास होगी सबसे पहले तो, उसके बाद एक प्रिज्म लगाएंगे, और जो प्रिज्म से स्प्लिशन होगा, स्प्लिट होके लाइट अलग अलग बैंड्स बनाएगी, उसको हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे या फिर ऑब्जर्व करेंगे, और कुछ ऐसा फिर क्या बनेगा, हमारे पास स्पेक्ट्रा बनेगा जिसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उसमें हमें अलग अलग डार्क लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है, ये क्या है, लाइंस है। ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखिए एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस होता है वो देखिए। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे हमने बेरियम का एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिया है, तो इन दोनों के स्पेक्ट्रा कैसे बनते हैं। अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें तो एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या थी, कलर की लाइंस बन रही थी, जैसे ये क्या है, वॉयलेट है, ब्लू है, इस तरह की, येलो, रेड, ऑरेंज, इस तरह की क्या बन रही है, कलर की लाइंस बन रही हैं। लेकिन उनको डार्क स्पेसेस क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या बन रहे हैं, डार्क स्पेसेस और ब्राइट लाइंस। ब्राइट लाइंस किसकी, कलर्स की, ठीक है। जहाँ पे ब्राइट लाइंस बन रही थी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, उसी जगह पे क्या बन रही है, डार्क लाइंस मिल रही है हमें। देखिए जैसे यहाँ पे वॉयलेट, वहाँ पे हमें क्या मिल गया, डार्क लाइन। इसी तरह से इसके नीचे भी हमें क्या मिल रही है, डार्क लाइंस।
ये बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है, बिल्कुल इनके अपोजिट, मतलब इनके कोरोस्पोंडिंग ही हमें लाइंस मिलेंगी, लेकिन उनमें डिफरेंस इतना होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा में हमें ब्राइट लाइंस मिल रही थी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमें डार्क लाइंस मिलेंगी। और एमिशन स्पेक्ट्रम में जो हमें ब्लैक कलर सेपरेट कर रहा था, डार्क पोर्शन सेपरेट कर रहा था ब्राइट लाइंस को, इसमें क्या होता है, कलर्स होता है, कलर्स को सेपरेट करती हैं लाइंस या फिर बैंड्स। इसी वजह से इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसके अपोजिट हम अगर कलर स्पेक्ट्रा की बात करें तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसमें हम देख पा रहे थे कि जो ब्लू और इंडिगो और फिर ये कलर्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे के अंदर मर्ज कर रहे थे, उनके बीच में कोई भी ऐसी लाइन नहीं थी जो उनको सेपरेट कर रही हो, या फिर ऐसा कोई भी बैंड नहीं था ब्राइट या डार्क। तो यही डिफरेंस होता है कलर स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ निकालने के लिए कि किस लाइट की जिस भी लाइट का एमिशन होता है उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए एक टर्म आती है रिडबर्ग इक्वेशन। तो देखिए रिडबर्ग इक्वेशन क्या होती है, रिडबर्ग इक्वेशन की कुछ इस तरह की क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर इंटू जेड होल स्क्वेयर। इस तरह का क्या होता है, एक इक्वेशन होती है जिससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ लेवल, किस लेवल में या फिर किस एनर्जी शेल से इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, कि कहाँ से कहाँ आ रहा है। हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट से सेकंड में जंप करता है या सेकंड से थर्ड में, इस तरह से हमारी लाइंस होती हैं, ठीक है, इस तरह की लाइंस होती हैं हमारे पास। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर दें, 1 सेकंड 3 4, 4 से सीधा फर्स्ट पे जंप कर दें, 5th से सीधा फर्स्ट पे जंप कर दें, उसकी हमें क्या निकालनी होती है, वेवलेंथ निकालनी होती है। उसके लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है। और जो ये आर है इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग इक्वेशन, जिसकी वैल्यू होती है 109,677 पर सेंटीमीटर, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन की हेल्प से अगर हम देखें तो कैसा क्वेश्चन बनता है, हमें क्वेश्चन दे दिया कि वेवलेंथ बतानी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है एनर्जी लेवल n4 से n2 में, जब वो जंप कर रहा है तो हमें क्या निकालनी है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो हमें क्या, हमें पास आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें 109,677, और n2 की और n1 की वैल्यू हमें पता ही है, ठीक है। और हमें क्या पता होना चाहिए, जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है। तो हम अब 1/λ अगर रखें तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे 109,677 इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर। तो n1 हमारे पास क्या है, 2 है, क्योंकि n2 में आ रहा है ना, तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो ये है, इसी को तो हम बोलेंगे n1, n4 से आ रहा है तो इसको बोलेंगे n2, ठीक है, 4th लेवल से आ रहा है। तो 1/2 स्क्वेयर माइनस 1/4 स्क्वेयर इंटू Z1, जेड क्या है 1, उसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 109,677 इंटू 1/4 माइनस 1/16, ठीक है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे 109,677 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16, 109,677 इंटू 3/16। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वो हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। इसको हम 1, ये तो हमारा 1/λ है तो इसको हम अपोजिट कर देंगे, लैम्डा 16 3 इंटू 109,677। इससे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वेवलेंथ होगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन अगर देखें हम, ये क्या बोल रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन कोरस्पोंड टू n1 इज इक्वल टू 3, n1 हमारा 3 है एंड n2 है 5, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ये हमें कैलकुलेट करनी है उस स्पेक्ट्रल लाइन की। तो सबसे पहले हम रिडबर्ग इक्वेशन अगर हम देखें क्या है, 1/λ आर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये होता है। लेकिन हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड क्या आएगा हमारा 1 रहेगा।
तो देखिए अगर इसकी वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू कितनी होती है 109,677 इंटू N1 का स्क्वायर बाई N1 कितना है 3, 9 आ जाएगा, माइनस N2 का स्क्वायर 25 और Z क्या है हमारा 1 है। तो इसको अगर हम सोल्व करें 109,677 तो ये हमारा आ जाएगा 225 इंटू 16 ऐसा कुछ। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 1/λ की वैल्यू है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम अपोजिट कर देंगे और लैम्डा की वैल्यू जो हमारी आएगी कुछ 1282 नैनोमीटर इस तरह की, मतलब नैनोमीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारी सेंटीमीटर में आएगी तो इस तरह की आएगी 1/82 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर 9 मीटर। ठीक है, इस तरह की हमारी वैल्यू आएगी लैम्डा की। अब इससे हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो हम क्या पढ़ते आए हैं, जो न्यू होता है वो क्या होता है सी बाई लैम्डा। हमें सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, लैम्डा की हमने निकाल ली तो न्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 1232 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमें ये फॉर्मूला आता है तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।